हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, तो आपने ये तो क्लियर था, रेजिस्टेंस पिछले के इसमें आपने निकाल लिया था। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, ये मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है राजी। ठीक है, कंडक्टर का रेडियस हमने कितना लेके चले थे भाई? कंडक्टर का रेडियस हम स्मॉल आर लेके चले थे। ठीक है, और हमने जो इंसुलेशन था आपका, इंसुलेशन की जो विड्थ लेके चले थे आप, सेंटर ऑफ द कंडक्टर दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, ऐसे ही लेके चले थे भाई, इसको हम कैपिटल आर लेके चले थे। ठीक है, ये कौन सा पार्ट आ गया? सीथ। ये आपके पास था भाई आपका सीथ, राइट। अब इसी कंडक्टर के ऊपर मैं मान के चल रहा हूँ जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मान लीजिए वो लैम्डा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास कंडक्टर है जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फ्रॉम द सेंटर टू एनी डिस्टेंस x। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P है जो कि x डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने कैलकुलेट करना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे देख रहे हैं राजी? x फ्रॉम सेंटर ऑफ कोर या कंडक्टर इज गिवन बाय, हाँ जी, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितनी डिस्टेंस हो वो यहाँ पे हम लिख देंगे, दैट इज x। ठीक है, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है राजी, दैट इज इक्वल टू j डिवाइड बाई सिग्मा। ठीक है, फॉर प्योर कंडक्टर, प्योर कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी क्या होती है राजी? सिग्मा इज कंडक्टिविटी दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्योरली कंडक्टर के लिए कितना हो जाता है? जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ई जीरो। ठीक है, ये चीज बात यहाँ पे क्लियर होगी, क्योंकि ई होता है मेरे पास, जे होता है राजी आपकी करंट डेंसिटी, राइट, डिवाइड बाय सिग्मा। सिग्मा इज नथिंग बट कंडक्टिविटी। तो प्योरली कंडक्टिव मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है राजी, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी इनसाइड द मटेरियल वो जीरो होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एट एक्स इज इक्वल टू आर, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर मीन्स एट द, क्योंकि एक्स इजिकल टू आर पे आपकी सरफेस आ जाएगी ना कंडक्टर की, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये चीज़ है भाई, आप लिख लो भाई। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा राजी? दैट इज लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे राजी? आर लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगी राजी? मैक्सिमम होगी, सो इट इज मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, अगर ये नीचे वाला पार्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से बढ़ेगी ना, क्योंकि पहले कंडक्टर क्या था मेरे पास? ये मेरे पास कंडक्टर है ना राजी। ठीक है, इस कंडक्टर की आपको पता है इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचेगा? जब डिस्टेंस आर हो जाएगी। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे मेरी दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मेरी कम होती जाएगी। यहाँ तक ओके हो गया भाई? बोलो, क्लियर है ये पॉइंट? मैं ये चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा था भाई। इसका मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी इनसाइड द कंडक्टर तो जीरो होगी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस मेरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो कम होती जाएगी। लेकिन एट द सरफेस यहाँ पे एक्स इजिकल टू आर है, वहाँ पे मेरे पास क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास इस पॉइंट को लिखना है तो लिख लो भाई, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, हाँ जी, कहाँ पे? एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ होगी? एट मेटेलिक शीथ। ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना जी, कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मेटेलिक शीथ, मेटेलिक शीथ। तो मेटेलिक शीथ के ऊपर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है जी? आपको पता है कैपिटल आर के इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डिवाइड बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। और आपको ये भी क्लियर है जो कैपिटल आर है दैट इज ग्रेटर देन आर, ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो भाई। ठीक है, ये आपके पास स्मॉल आर है, ये आपके पास कैपिटल आर है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो शीट्स पे होगी वो कम होगी एज कंपैरिजन टू बोलो सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है जी, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं हम बिटवीन कोर एंड मेटेलिक शीट। बोलो जी, वो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। चलिए करिए कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कोर एंड मेटेलिक शीट। ठीक है, तो कंडक्टर और शीट के बिटवीन वी सी एस हो जाएगी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, जो एक्स की वैल्यू है वो स्मॉल आर से कैपिटल आर होगी दैट इज ई एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू वोल्टेज वी सपोज आर से कैपिटल आर। ठीक है, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो वोल्टेज वी की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी राजी लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है 1 बाई एक्स का एल एन एक्स, तो लिमिट आपकी यहाँ पे हो जाएगी, इसको पुट कर देंगे भाई लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी भाई आपके पास, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, वोल्टेज इनटू लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एल एन आर बाई आर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स दैट इज इक्वल टू वोल्टेज वी डिवाइड बाई एक्स इंटू एल एन आर बाई आर। बोलो जी, ये चीज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी बोलो, ओके हो जाएगा भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, बोलो जी, हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ओके हो गया। चलिए जी, वेरी गुड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ कोर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वोल्टेज वी एक्स इंटू एल एन आर बाई एक्स, सॉरी आर बाई आर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी एट पॉइंट एक्स। जहाँ तक देखो भाई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए। ठीक है, हाँ जी, हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपने, जस्ट ये जो इक्वेशन आया था ना आपके पास, ये जो ई वाला इक्वेशन आया था, ई एट पॉइंट एक्स या आर लगा लो। ठीक है, उसमें जस्ट यह ये वाला पॉइंट था नंबर 1, इसमें आपने पुट कर देना है इस लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, इस लैम्डा की वैल्यू पुट करो, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा एट पॉइंट एक्स। ठीक है, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं एट पॉइंट एट द सरफेस ऑफ द कोर, ऐसे बोल लो। तो ये सभी पॉइंट भाई नोट करते रहना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, एट सरफेस ऑफ कोर, तो सरफेस ऑफ कोर पे आपको पता है जो आपके पास एक्स की वैल्यू रही उसको आर पुट कर देंगे। ठीक है, दैट इज आर एल एन आर बाई आर। ठीक है, ये आपका सरफेस ऑफ द कंडक्टर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। राइट, बोलो जी, हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे एट सरफेस ऑफ शीट। ठीक है, सरफेस ऑफ शीट पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है, तो वोल्टेज वी डिवाइड बाई आर एल एन आर बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई शीट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेरी कम होती जाएगी। ठीक है, बोलो ओके हो जाएगा? बिल्कुल सर, ओके हो जाएगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिसको हम एक्स का नाम दिया है। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, मान लीजिए जहाँ पे डिस्टेंस है आर, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है,
तो 0 से लेके R के बिटवीन तो इनसाइड द कंडक्टर हो गया। इनसाइड द कंडक्टर कितनी होगी राजेश जी? 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भाई 0 होगी इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, जैसे ही आपके पास x इजिकल टू आर होगा, E मेरे पास क्या हो जाएगा राजेश? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? E की मैक्स वैल्यू। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी E मेरा कम होता जाएगा। ठीक है, E मेरा कम होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपके पास ग्राफ बनेगा भाई। ओके हुआ यहाँ तक? नहीं आगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं, हाँ जी, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ कोर, दैट मीन्स we must provide insulation at surface of core whose dielectric strength क्या होगी भाई? इज हाई। तो सरफेस पे मुझे जो इंसुलेशन रखनी होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मुझे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या रखनी पड़ेगी राजी? ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट शीथ इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कोर और सरफेस। ठीक है जी, बोलो जी। ओके हो गया। अब मुझे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना रखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन अगर मैं देखूं, वो हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, टू वेज टू फीड dielectric material in between core and sheath. Number one, factor of safety। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम रहे। दूसरा पॉइंट है हम कैलकुलेशन करने का, जो कि वर्किंग स्ट्रेसेस है वो सेम हो जाए। वर्किंग स्ट्रेसेस सेम। वर्किंग स्ट्रेस सेम का मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे हम डिफाइन करेंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको हम F बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट G डिवाइड बाई ई मैक्स। ठीक है, G क्या होगा आपके पास? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जो ई मैक्स होगा दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको नोट कर लो राजी, दैट इज सॉरी, ई मैक्स इज नथिंग बट, हाँ जी बोलो जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोलो जी, यहाँ तक हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा भाई, बोलो। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो जे आपके पास ई मैक्स को लिख लो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लिख लेंगे राजी। ठीक है, ये हो गया। जी आपके पास क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसको भी पूरा लिख लो भाई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके हो गया भाई। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर मटेरियल 1, तो लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई अपसाइलन 1 इंटू आर दैट इज इक्वल टू Z1 डिवाइड बाई एफ। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं भाई इसको। ठीक है, बिकॉज मान लीजिए मेरे पास, आपके पास ये कोर हो गया राजी। ठीक है, कोर के ऊपर मुझे एक लेयर और इंसुलेशन की डालनी पड़ेगी। मान लीजिए एक लेयर मैंने और डाल दी। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो मेरे पास पार्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है राजी? R1 है। ठीक है, अगली ये जो मेरे पास लेयर है, इसकी जो डेप्थ है दैट इज R2 है। ऐसी ये मेरे पास क्या सपोज R3 है। ठीक है, फ्रॉम सेंटर, और इसकी मान लीजिए अपसाइलन 1 है। ठीक है, इसका क्या है? अपसाइलन 2 है। इसका क्या है? मान लीजिए अपसाइलन ऑफ 3 है। ओके हुआ यहाँ तक? बोलो जी।
कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ जी, ठीक हो जाएगा। ओके, तो मटेरियल वन के लिए देखें, सबसे पहले मटेरियल वन के लिए कितना होगा राजे, बोलो बोलो यार। तो मटेरियल वन के लिए हम कैसे निकालेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से देख लो ना, ई मैक्स निकाल लो यहाँ से। ई मैक्स किसके पास हो जाएगा, ई मैक्स इज नथिंग बट जी डिवाइड बाई एफ। ठीक है, तो ई मैक्स की वैल्यू आपने निकाल दी, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू, हाँ जी आपको पता है एट एक्स इज इक्वल टू आर के ऊपर क्या होता है, मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेजिस्टेंस R2 वो कैसे निकालेंगे, वो भी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R2, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, लैम्डा दैट इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू R2 विच इज इक्वल टू G2 डिवाइड बाई एफ। मान लीजिए जो G1 G2 है ये तो आपकी हर एक मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि कोर के ऊपर जो सराउंडिंग वाला एरिया है उसमें क्या भाई आपके पास, बोलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे जो मुझे मटेरियल रखना पड़ेगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मुझे ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R3, ठीक है, तो E दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 3 R3 दैट इज इक्वल टू G3 डिवाइड बाई एफ। बोलो जी, यहाँ तक ओके हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये सभी का तो सेम होगा ना, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम है, इसका मतलब ये हुआ एप्सिलॉन 1 R1 इंटू G1 बेस्ट इक्वल टू एप्सिलॉन 2 R2 इंटू G2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन 3 R3 G of 3, that is the meaning of this, right? ये आपके पास कंसेप्ट ऑफ सेम सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर है जो आपकी R1 है राजी वो लेस देन R2 है विच इज लेस देन R of 3 आपका सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ एप्सिलॉन 1 इंटू G1, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा राजी, तीनों की प्रोडक्ट सेम आनी चाहिए, ठीक है। अगर R1 कम है इसका मतलब एप्सिलॉन 1 G1 मेरा ज़्यादा होगा, ऐसे ही एप्सिलॉन 2 G2 मेरा ज़्यादा होगा लेकिन पहले से कम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 3 इंटू G of 3, ठीक है। ये अगर चीज़ कम है, ठीक है, मान लीजिए दोनों का प्रोडक्ट 5 है, ठीक है, तो 5 का मतलब क्या है, कम वाले को मल्टीप्लाई मुझे ज़्यादा वाले से करना पड़ेगा सो दैट 5 बन जाए, ठीक है, जो ज़्यादा वाला है उसको मल्टीप्लाई कम वाले से करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट ओवरऑल मेरी प्रोडक्ट क्या रहे, सेम रहे, ठीक है जी। इसका मतलब ये क्या हुआ, बोलो, यहाँ से क्या आपके पास कंक्लूजन निकला कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी, एट सरफेस ऑफ कोर इज ग्रेटर देन एट सीथ, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने भाई मैथमेटिकली भी देख लिया कि जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो आपकी कहाँ पे ज़्यादा होगी राजे, सरफेस ऑफ द कोर होगी देन सीथ, ठीक है जी। तो अपसाइलन आपके पास परमिटिविटी होती है राजे, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं परमिटिविटी की बात करूं तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं परमिटिविटी एट ऑन द सरफेस मस्ट बी हायर देन द सीथ, ठीक है। तो परमिटिविटी के फॉर्म भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, बोलो जी, ओके हो जाएगा, ठीक है। तो हम वही यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। बोलो अगर कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न है तो वही हम बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर लूँ आपका, कंपैरिजन बिटवीन अंडरग्राउंड केबल एंड ओवरहेड लाइन, तो वो भी हम देख सकते हैं राजी। तो लिखिए कंपैरिजन अंडरग्राउंड केबल एंड ओवरहेड लाइन, दोनों के दोनों भाई आपको पता है पावर ट्रांसफ़र करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मेरे पास अंडरग्राउंड केबल है, ठीक है, सॉरी ये ओवरहेड लाइन हो गया आपके पास सेकंड वाला, ठीक है, और ये मेरे पास जिसमें मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज योर कोर,
ठीक है। मान लीजिए रेडियस r है, इसके कंडक्टर का रेडियस भी r है, ठीक है। और मान लीजिए तीनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, ठीक है जी। ये मेरे पास अंडरग्राउंड केबल है, ये मेरे पास ओवरहेड लाइन है, ठीक है। मान लीजिए इसके भी जो डिस्टेंस है बिटवीन वो 6 मीटर का रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहला जो आपके पास कंपैरिजन वो है इंसुलेशन का, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो इंसुलेशन है वो अंडरग्राउंड केबल में ज़्यादा रखनी पड़ेगी एज कंपैरिजन टू ओवरहेड लाइन, ठीक है। तो मोर, लिखो भाई जल्दी से, मोर इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड इन अंडरग्राउंड केबल विद रिस्पेक्ट टू ओवरहेड लाइंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, जो आपका GMR होगा वो डिपेंड करेगा आपके रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये चीज लिखिए, GMR ज्योमेट्रिक मीन रेडियस डिपेंड्स अपॉन radius of conductor, for that therefore GMR will be same in underground cable and overhead lines, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर की थिकनेस अगर सेम है रख रहा हूँ तो इसका मतलब GMR दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो GMD होगा राजी, वो उसके ऊपर क्या रिलेशन होगा, जो GMD आपके पास होगा अंडरग्राउंड केबल का वो कम होगा एज कंपैरिजन टू GMD ऑफ ओवरहेड लाइंस, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो ओवरहेड लाइन होता है उसके अंदर तीनों कंडक्टर के बिटवीन स्पेसिंग ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपके पास जो अंडरग्राउंड केबल होती है इसमें जो तीनों कोर होते हैं राजी वो पास पास में रखे जाते हैं, ठीक है। फोर्थ कंपैरिजन आपके पास आ जाएगा राजी इंडक्टेंस का। तो इंडक्टेंस आपको पता है 2 इंटू 10⁻⁷ ln GMD डिवाइड बाई GMR। GMR तो सबका सेम है, इसका मतलब जो इंडक्टेंस होगी अंडरग्राउंड केबल वो क्या होगी राजी, लेस देन होगी इन ओवरहेड लाइंस, ओके हो गया। ऐसे ही मैं कैपेसिटेंस की बात करूं, कैपेसिटेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल वो उल्टा हो जाएगा, वो मोर देन हो जाएगी राजी कैपेसिटेंस इन केस ऑफ ओवरहेड लाइंस, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटेंस के केस में हम कैसे निकालते हैं, पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ln GMD डिवाइड बाई GMR, ठीक है। तो इसमें GMD बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस मेरी घटेगी, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है जी। अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस की बात करूं, बोलो जी, हाँ जी। तो ZC मेरे पास क्या होता है, अनरूट L/C। आपने अभी देखा कि आपके पास इंडक्टेंस क्या हो रही है राजी, कम हो रही है, कैपेसिटेंस क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब दोनों की वजह से जो मेरी ZC होगी राजी वो कम होगी, ठीक है। ZC क्या होगा राजी, कम होगा, ठीक है। इसका मतलब जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा इन अंडरग्राउंड केबल इज लेस देन करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ओवरहेड लाइंस, ठीक है। अगर ये चीज़ कम होगी तो SIL आपके पास पता है वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाई ZC होता है। इसका मतलब जो SIL होगी फॉर अंडरग्राउंड केबल, ठीक है, वो मोर देन होगी SIL ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ओके हुआ यहाँ तक। 8th पॉइंट सुनिए, जो आपके पास कैपेसिटेंस होगी अंडरग्राउंड केबल की राजी वो ज़्यादा है। अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो लाइन चार्जिंग करंट भी क्या हो जाएगा राजी, लाइन चार्जिंग करंट वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो फ्रंट इफेक्ट होगा केबल के केस में वो भी क्या हो जाएगा राजी, इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। इसका मतलब जो फ्रंट इफेक्ट होगा इन केस ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ठीक है, वो क्या होगा राजी, ज़्यादा होगा फ्रंट इफेक्ट इन ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन, ओके हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो ये था अभी कुछ कंपैरिजन बिटवीन, बोलो जी, आपकी कैपेसिटेंस, सॉरी ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। आगे हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये पार्ट भाई आपका इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेशन इन सिंगल कोर केबल, सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटेंस
कैलकुलेशन इन सिंगल कोर केवल। सुनिए भाई इसको ध्यान से। तो कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, ये मेरे पास कोर है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको पता है स्मॉल आर होता है। ये मान लीजिए सीथ है, ठीक है, सीथ का रेडियस आपको पता है कितना हम लेके चलते हैं, कैपिटल आर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया राजी, कोर हो गया। ये कोर है, ये क्या हो गया, सीथ हो गया, ठीक है। बार बार हम नहीं बताएंगे, बस एक बार आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसमें ज्यादा है और यहाँ पे कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा राजी, कैपेसिटेंस बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सी ऑफ एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसमें कौन सा करंट जाएगा राजी, चार्जिंग करंट आईसी जाएगा, ठीक है। तो आईसी क्या हो जाएगा मेरा, चार्जिंग करंट, जो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। तो आईसी की जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई एक्स ऑफ सी। तो आई ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोल्टेज इंटू एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ इंटू सी ऑफ एन, ठीक है। और जो वी होगा राजे दैट इज द, आपने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी, कोर एंड सीथ। ओके हुआ यहाँ तक। तो अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q डिवाइड बाई वोल्टेज V कर देंगे। Q आपको पता है भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन होगा, उसको डिवाइड बाई वोल्टेज कर देंगे। तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, पहले निकाल रखा है भाई आपने, लैम्डा इज इक्वल टू वोल्टेज V 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R डिवाइड बाई ln R बाई R। तो जो एप्सिलॉन होता है ये दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ठीक है जी। तो सी ऑफ एन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, वोल्टेज के साथ वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल टू एल एन आर बाई आर। ये आ जाएगी फेरिट पर मीटर, ठीक है। तो ये भाई आपने याद रखनी है, दैट इज कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सिंगल कोर केबल, ठीक है। सिंगल कोर केबल के अंदर आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक। तो ये मेरे पास आ गई सिंगल कोर की, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो होता रहा फॉर 3 फेज, ठीक है। तो आगे लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन इन 3 कोर केबल। चलिए अब देखते हैं कैपेसिटेंस कैलकुलेशन इन 3 कोर केबल, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, तो इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास 3 कोर की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप ऑफ कैपेसिटेंस आपके पास रहेंगी राजीव। एक तो कोर के बिटवीन रहेगी, एक आपकी कोर और सीथ के बिटवीन रहेगी, ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ कैपेसिटेंस यहाँ पे देखेंगे, 2 टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। 2 टाइप की कौन कौन सी कैपेसिटेंस होगी, एक तो राजी आपकी कैपेसिटेंस होगी बिटवीन कोर, जिसको नाम दे देंगे हम सीसी, ठीक है। एक आपकी क्या होगी, कैपेसिटेंस बिटवीन सीथ एंड कोर, जिसका नाम होगा सी ऑफ एस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान ली यहाँ पे मेरे पास ये कोर है, ठीक है, इसके अंदर 3 कंडक्टर रहे होंगे राजी, तो इसके अंदर 3 कंडक्टर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बिटवीन जो बिटवीन कोर होगी वो आपके पास कौन सी होगी राजी, बोलो जल्दी से, दिस इज नथिंग बट सी सी, ये तीनों सी सी होंगे, ठीक है। और मेरे पास कोर और सीथ के बिटवीन जो होगी राजी उसको हम क्या बोलेंगे, सी ऑफ एस, ठीक है। जो कोर और इसके बिटवीन होगा, सीथ के बिटवीन होगा, ठीक है, सी ऑफ एस बोलेंगे, राइट। बोलो जी, ये जो पॉइंट है दैट इज नथिंग बट सीथ। ओके हुआ जहां तक। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, डेल्टा इंटू स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो स्टार में ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि आपके पास जो न्यूट्रल होगा राजे वो सीथ के साथ टच करेगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो फिगर बनेगा राजे, फिगर और जब हम इसको करेंगे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा राजे वो ऐसा बनेगा, सी एस सी सी
फिर क्या सी एस सी सी, सेम चीज़ आपके पास बनेगा, लेकिन पहले ये सी सी था, डेल्टा टू स्टार हम कैपेसिटेंस के केस में करेंगे जो 3 टाइम हो जाता है, ठीक है। तो 3 सी सी, ये भी हो जाएगा 3 सी सी, 3 सी सी, ये है सी एस सी एस सी एस, और आपकी जो न्यूट्रल है राजे वो किसके साथ टच कर देनी है, अपनी सीध के साथ टच कर देनी है, ठीक है। ओके हुआ। तो अब अगर मैं पर फेज कैपेसिटेंस की बात करूं, ठीक है, सी पर फेज इस केस में, तो बता सकते हो कितना होगा। अगर मान लीजिए पॉइंट ए है सपोज, तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये पूरा देखिए ध्यान से, ये पॉइंट ए होगा, ठीक है, ये भी ए होगा, तो अगर ये पॉइंट ए है ये भी ए होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है राजे, ए होगा, यहाँ तक ए ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट मान लीजिए बी है, तो ये भी ए और बी है, ठीक है, ये ए और बी है, ये भी आपका ए और बी के बिटवीन कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट किस में कनेक्ट होंगे राजे, पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है राजे, आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या बनेगी, सी एस प्लस 3 सी सी, ठीक है। बोलो हो जाएगा भाई, हाँ जी। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ईच कोर टू न्यूट्रल आपके पास आ जाएगी सी एस प्लस 3 सी सी, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई आपके पास कैपेसिटेंस पर फेज का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि आपने सी एस सी सी एंड सी फेज कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लिखिए मेथड टू कैलकुलेट सी एस सी सी एंड सी पर फेज, ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एनी टू कोर आर connected to sheath and capacitance is measured from core to sheath, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, दो आपके जो केबल्स हैं, ठीक है, दो कंडक्टर है, उसको हम शीथ के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा। पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, पहले आपके पास ये चीज गिवन होगी, ठीक है, ये सी है, और यहाँ पे सीथ वाला आपके पास कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दो किसी कोर को हम किसमें कनेक्ट, सीथ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे कोर और सीथ के बिटवीन, ठीक है जी। बोलो, तो इस फिगर को हमने ऐसे ड्रॉ कर देना भाई, यहाँ पे एक, इसको हम डायरेक्टली सीथ के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा। और दो कोर के बिटवीन ये है सी सी, ये भी क्या है सी सी, ठीक है। और सिर्फ जो सीथ के साथ नहीं कनेक्ट हुआ उस पे, और सीथ के बिटवीन, कोर और सीथ के बिटवीन जो कैपेसिटेंस होगी दैट इज सी एस, ठीक है। और हम कैपेसिटेंस करेंगे एक कोर, एक सीथ वाला पॉइंट, ठीक है। कोर और सीथ के बिटवीन हम सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो बताओ सी इक्विवेलेंट इस केस में क्या होगा राजे, जल्दी से फटाफट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे राजे, देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो सी ऑफ एस है, ठीक है। फिर आपके पास कोर आ रही है भाई, यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नीचे देखो भाई, नीचे मेरे पास सी सी आ रहा है, और यहाँ से हमने सी इक्विवेलेंट को देखना है, ठीक है। ठीक हुई इतनी बात। आप फर्दर देखिए, सीध के साथ ये सारी चीज़ें कनेक्ट हुई हैं भाई, ठीक है। और ये जो कोर वाला पॉइंट है और इसके बिटवीन जो कैपेसिटेंस आ रहा है दैट इज नथिंग बट सी सी, ये है सी एस, ये आपके पास सी सी है, ठीक है। और ये आपस में सभी कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो ऐसे भाई आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने बतानी है कि सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी राजी वो क्या हो, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो दोनों कैपेसिटेंस है, जे वाला और जे वाला दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है जी, तो दोनों पैरेलल में है तो क्या बन जाएगा 2cc, बोलो 2cc। आगे इसका एक बन जाएगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसका एक बना देते हैं 2cc।
अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी बी होगा राजी। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो दोनों का सम हो जाएगा 2CS 2CC प्लस 2CS हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं C1। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, C1। मैं नया नाम देता हूँ भाई C1। ठीक है, बोलो जी। जब मैं दो कोर को सीथ के साथ कनेक्ट करूंगा और सीथ और कोर के बिटवीन जो कैपेसिटेंस आएगी दैट इज नथिंग बट C1, उसकी वैल्यू क्या होगी CS प्लस 2CC। ठीक है जी, बोलो यहाँ तक ओके हो जाएगा। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं। ऑल कोर्स आर कनेक्टेड टूगेदर and capacitance is measured between core and sheath। ठीक है, क्या आपने तीनों कोर को कनेक्ट कर दिया आपस में। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरे पास तीनों कोर थी भाई, तो तीनों कोर को आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो आपके पास कैपेसिटेंस बचेगी दैट इज CS, ये भी क्या बचेगी C ऑफ S। ठीक है, और तीनों जो आपकी कोर है राजे, इसको क्या कर देंगे आप आपस में जोड़ दोगे। ठीक है, बोलो जी, ये चीज़ बनेगी और आप सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लोगे बिटवीन द कोर एंड सीथ। ठीक है, ये सी इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम C2 बोल देंगे राजी। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे क्या बोल दिया था, C ऑफ 1 बोल दिया था। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा। इसका मतलब जो C इक्विवेलेंट होगा मीन जो C ऑफ 2 होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। जे पॉइंट अगर A है, ठीक है, जे पॉइंट अगर B है तो इसका मतलब ये भी B होगा। ठीक है, और ये भी मेरा B होगा। ठीक है, और A और B A और B A और B है। ठीक है, इसका मतलब तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड आ रहा है जी, बोलो जल्दी से। तीनों के तीनों सर आपके कनेक्ट हैं पैरेलल में, तो ऐड हो जाएंगे, तो 3CS आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3CS। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं C ऑफ S की वैल्यू निकाल लूँ तो ये क्या आ जाएगा C2/3। तो CS की जो वैल्यू होती है राजी दैट इज C2/3 होती है। ठीक है, C2 कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, तीनों कोर को शॉर्ट कर देंगे और बाकी जो बचेगा सीथ और कोर के बिटवीन हम कैपेसिटेंस जो निकालेंगे वो मेरा C2 होगा। ठीक है, और उसको अगर मैं डिवाइड बाई 3 कर दूं वो मेरा CS होगा। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भाई आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो CC आ गया। मान लीजिए इक्वेशन नंबर मेरी 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो CC की वैल्यू जैसे ही आएगी आप पुट कर दोगे इसमें, पुट इन 1। इसको मान लीजिए नंबर 2 है, पुट इन 1। तो नंबर 1 में जब पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू, देखो ये आपके पास CN इक्वल टू CS प्लस 3CC था ना, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो देखो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 2CC विच इज इक्वल टू C1 माइनस CS। ठीक है, तो आपके पास 2CC प्लस CS था ना, 2CC प्लस CS, तो मैंने CS को दूसरी तरफ ले गया। ठीक है, जैसे ही दूसरी तरफ ले गया, मुझे एक चीज़ बताइए, तो 2CC विच इज इक्वल टू C1 माइनस इस CS की वैल्यू पुट कर देते हैं राजेश C2/3। ठीक है, तो CC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी राजेश दैट इज C1/2 माइनस C2/6। ठीक है, C2 कैलकुलेट कर लोगे आप। C1 कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, C1 हम कैलकुलेट कर लेंगे राजेश फर्स्ट केस में। ठीक है, आपने क्या करना है, हाँ जी, फर्स्ट केस में क्या किया था आपने, दो कोर को मैंने सीथ के साथ कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, और कोर और सीथ के बिटवीन अपने कैपेसिटेंस मेजर कर लेनी है। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। ओके, तो आगे अगर मैं सी फेज की बात करूं, सी फेज हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, वो आया था CS प्लस 3CC, ऐसे ही आया था ना भाई। इसका मतलब ये हुआ CS की वैल्यू पुट कर देंगे C2/3 प्लस 3CC की वैल्यू अभी निकाली है अपनी C1/2 C2/6। ठीक है, तो C फेज की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं राजे, दैट इज 3C1 डिवाइड बाई 2 माइनस C2/2 प्लस C2/3। इसको सिंप्लीफाई करो तो C फेज की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3C1/2 माइनस C2/6। देखो भाई आप C फेज की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों रिजल्ट आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट केस इसका अंदर देखते हैं भाई, केस नंबर 3। any one of
core is connected to sheath and capacitance is calculated between two core। ठीक है, किसी एक कोर को हम कनेक्ट कर देंगे शीथ के साथ, और जो कैपेसिटेंस है राजे वो बिटवीन टू कोर के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक केबल लिया, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, और जो ये वाला है ये मैंने शीथ के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली शीथ के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा सीसी बनेगा, ये भी सीसी है, ये भी क्या है सीसी है। ठीक है, और ये क्या बनेगा सी एस, ये भी क्या बनेगा सी एस। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस हम मेजर करेंगे बिटवीन टू कोर, मान लीजिए ये वाली कोर और ये वाली कोर से देख लेंगे। ठीक है, ये जो कैपेसिटेंस होगी मान लीजिए मेरे पास सी ऑफ 3। ठीक है, तो सी ऑफ 3 का केस आप निकाल सकते हैं भाई। तो सी ऑफ 3 जो होगी लाइन टू लाइन होगी, एक तो ये चीज क्लियर है, ये तो लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस होगी, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर लूँ तो ये है सी ऑफ एस। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस निकालो जल्दी से, यहाँ पे सी ऑफ एस है भाई। ठीक है, ये पॉइंट ए आ गया मेरा, यहाँ पे फिर कैपेसिटेंस है, ये पॉइंट मेरा बी आ गया। ठीक है, ये सी एस है, ये मेरे पास सी सी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनिए, अब यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस है जिसका नाम है सी ऑफ एस। ठीक है, आगे फिर ये जो बी वाला पॉइंट है इसमें भी आपका एक कैपेसिटेंस कनेक्टर है जी, जिसका नाम है, ये आपस में कनेक्टेड है सी ऑफ सी। ओके हुआ, इसके बाद फिर अगेन जो ए वाला पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है इसके साथ भी आपका सी सी कनेक्टेड है। ठीक है, इसके साथ भी सी सी कनेक्टेड है, और ये जो पॉइंट आपने कनेक्ट कर दिया राजे, ठीक है, इसके साथ आपका ये वाला पॉइंट भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपस में कनेक्टेड है। ठीक हुआ है भाई यहाँ तक? ठीक है, बोलो जी। बिल्कुल ठीक है जी। और आप देख सकते हो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों किस में कनेक्टेड है जी, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब इसको हटाकर, ठीक है, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, सी सी प्लस सी एस। यहाँ पे सी ऑफ एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते राजी? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। और जे वाला दोनों किस में कनेक्टेड है राजी, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम क्या कर देंगे, इसको इकट्ठा कर देंगे, सी सी प्लस सी एस। ठीक है, बोलो ओके हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल ओके हो जाएगा भाई। ठीक है, ये पॉइंट ए है राजे और ये पॉइंट मेरे पास बी है। ठीक है, अब इसको जल्दी से करिए सिंप्लीफाई फटाफट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो पॉइंट है ए और बी के बिटवीन ही है सारे के सारे। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लीजिए सी है। ठीक है, तो बी और सी ये ए है ना, तो इसका निकालो जल्दी से भी सी ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी। तो सी ऑफ 3 के केस में ये जो आपके पास है ए टू सी और बी टू सी, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा राजी, बोलो। कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, तो दो कॉम्बिनेशन है राजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ये पॉइंट ए है, नीचे वाला पॉइंट बी है, तो ये भी पॉइंट मेरा बी हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, तो ए बी ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट रह जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी सी प्लस सी एस प्लस सी सी बाई 2। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा राजा, सी ऑफ 3। लेकिन जो सी ऑफ 3 है ये आ जाए, ये है लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं C3 तो मेरे पास आ गया था ना, सी फेज की अगर मैं बात करूं, दैट इज नथिंग बट 2 टाइम ऑफ सी ऑफ 3 हो जाएगा। तो सी ऑफ फेज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 सी सी प्लस सी एस। ठीक है, तो ये मेरे पास राजी कैपेसिटेंस बच जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ कैपेसिटर, बोलो जी। हो जाएगा भाई अंडरग्राउंड केबल के केस में?
बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो कोई बताइए, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं राजी, बोलो, हम निकाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। आगे लिखिए लॉसेस इन अंडरग्राउंड केबल, लॉसेस इन अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। तो इसके अंदर भाई कौन कौन से लॉसेस होंगे आपको जल्दी से बताओ फटाफट केबल के अंदर। एक तो रेजिस्टेंस है कोर की, तो आई स्क्वायर इंटू आर लॉस इन कोर, ठीक हुआ। दूसरे क्या होंगे राजे, इंसुलेशन है मींस डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। कौन से होंगे, डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो सीथ भी है, तो सीथ के भी क्या होंगे राजे, लॉसेज होंगे, ठीक है, सीथ लॉस। बोलो जी, ओके हो जाएगा। पहला तो आपको क्लियर है भाई, आई स्क्वायर लॉस, ठीक है, करंट जाएगा और आपके पास लॉसेज होंगे, ठीक है। दूसरा है डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है, ये कैसे होंगे, बोलो, आपको क्लियर है भाई। आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर ये मान लीजिए सीथ है, ये कोर हो गया ना। तो आपको पता है कोर और इसके बिटवीन क्या होगा राजी, एक कैपेसिटेंस बनेगी, ठीक है, ठीक है जी। तो इस कैपेसिटेंस को देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये आर के आपका लीकेज करंट को रिप्रेजेंट करेगा राजी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस देखिए कैसे होंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, एक कैपेसिटेंस होगा, साथ में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस आर होगा जी, सी है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज कौन सी अप्लाई की है अपनी, बी फेज वोल्टेज है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं ध्यान से, यहाँ पे करंट कौन सा होगा, आई सी, यहाँ पे करंट कौन सा होगा, आई ऑफ आर होगा, और यहाँ से करंट कितना होगा, आई। इसका जो करंट आई है दैट इज नथिंग बट आई सी प्लस आई ऑफ आर, ठीक है। तो अगर मैं फेज सीक्वेंस की बात करूँ, सॉरी फेजर डायग्राम की बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज वी है और आपको क्लियर है वी के ही डायरेक्शन में आपके पास आई आर करंट होता है, और जो आई सी करंट होता है इट इज 90 डिग्री लीड फ्रॉम द वोल्टेज। तो आई सी प्लस आई आर की अगर मैं बात करूँ राजेश जी, मेरे पास टोटल करंट आई हो जाएगा, बोलो जी। और आई सी और जो आपका रिजल्टेंट करंट आई है, इसके बिटवीन मान लीजिए एंगल कितना है जी, डेल्टा, ठीक है। उस एंगल को क्या बोलते हैं राजेश, डेल्टा, ठीक है, जिसको डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं राजेश, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल, ठीक है जी। बोलो, ओके हो जाएगा, ओके हो जाएगा जी, ठीक है। तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक लॉस कितने होंगे राजी, दैट इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर इंटू आर। ये तो क्लियर है ना, सिर्फ और रेजिस्टेंस वाले पार्ट की हेल्प से होगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू आई आर कैसे निकालेंगे, बी फेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, बोलो जी, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस कर देंगे ना, इसका स्क्वायर करना है राजी, इनटू है रेजिस्टेंस आर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, बी फेज का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी फेज इंटू बी फेज बाई आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक लॉस होंगे ये सभी फॉर्मूले आपके पास वैलिड है राजी, आई आर स्क्वायर इंटू आर बी फेज स्क्वायर बाई आर विच इज इक्वल टू बी फेज इंटू आई ऑफ आर, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक हुई यहाँ तक बात भाई, बोलो। तो अगर मैं यहाँ से टेन डेल्टा कैलकुलेट करूँ वो किसके इक्वल हो जाएगा राजी, आई आर डिवाइड बाई आई ऑफ सी। तो आई आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं राजी, आई सी इंटू टेन ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो हम भाई यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए भाई कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से भी फटाफट, ठीक है। बोलो, हो जाएगा राजी यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे आपकी राजी, सीथ लॉस, ठीक है। बोलो जी, कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास क्या हो जाएंगे राजी, सीथ लॉस, ओके। सॉरी सीथ लॉस तो अभी हमने बताने हैं क्या होते हैं। एक चीज और, अगर मैं यहाँ से पावर फैक्टर निकालना चाहूँ तो पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बिटवीन एंगल होता है। ये आपके पास करंट है, ये वोल्टेज वी है, ठीक है।
तो जे वाला एंगल जो मेरे पास बचेगा राजी, ये कितना बचेगा बोलो जल्दी से। जे टोटल एंगल है 90, तो 90 माइनस डेल्टा बच जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका पावर फैक्टर की बात करूं, पावर फैक्टर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा मीन्स 90 माइनस डेल्टा विच इज इक्वल टू साइन डेल्टा। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पावर फैक्टर इज नथिंग बट साइन डेल्टा। बोलो जी, हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज़ भाई आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, बोलो जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके फॉर्मूले निकले थे दैट इज फॉर सिंगल कोर। ठीक है, इफ 3 कोर केबल आपके पास है, इफ 3 कोर केबल है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होंगे, डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस विच इज इक्वल टू 3 बी फेज का स्क्वायर इंटू, हाँ जी बोलो जी, बी फेज का स्क्वायर इंटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी मीन्स एक्स सी इंटू टेन ऑफ डेल्टा। ठीक है, हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, बोलो जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई। ठीक है, तो हो जाएंगे भाई यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लॉस ऐसे कैलकुलेट, बिल्कुल हो जाएंगे सर। ठीक है, तो ये भाई आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये सभी चीज़ें भाई आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस निकाल सकते हैं भाई आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा भाई। चलिए बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं सीट लॉस। और इसको बोलते हैं आर्मरिंग लॉस। ठीक है, और आपको एक चीज तो क्लियर है ना, जो आपकी फ्लक्स बन रही थी राजे, वो कंडक्टर में फ्लक्स जो बन रही थी वो आपके सीथ को भी कट करेगी। ठीक है, इसका मतलब ईएमएफ आपकी सीथ के अंदर इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजी, फ्लक्स प्रोड्यूस इन कंडक्टर cuts the sheath, hence EMF is induced in the sheath। ठीक है, तो आई सीथ की जो मेरे पास वैल्यू होगी राजी, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो इसका मतलब ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सीथ निकालो, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। तो पावर लॉस इन सीथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं राजी, दैट इज इक्वल टू आई सीथ करंट का स्क्वायर इंटू आर सीथ। ठीक है जी, मेरे पास लॉसेस होंगे ड्यू टू द, हाँ जी सीथ। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे राजी सीथ लॉस। करेक्ट हुई इतनी बार। तो ये था भाई आपका बेसिक पावर का कंसेप्ट अंडरग्राउंड केबल के अंदर। ठीक है, कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपने सिंगल फेज देखा, फिर आपने 3 फेज केबल को देखा। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।